हेलो एवरीवन, दिस इज़ पुष्पेंद्र। आप सभी का वेलकम है आपके अपने इस प्यारे से परिवार में। और आप सभी को पता है यू नो वेरी वेल कि एसएससी जीडी का जो नोटिफिकेशन आ चुका है, वैकेंसी आउट हो चुकी है और बहुत ही कम टाइम दिया है। जनवरी में मोस्ट प्रोबेबल आपके एग्ज़ाम है और ये मान कर चलिए सर्टेनिटी है मैक्सिमम कि जनवरी में ही एग्ज़ाम आपका हो जाने वाला है। तो इसलिए आपके पास जो लिमिटेड टाइम है उस टाइम को यूटिलाइज करते हुए अपनी तैयारी को बेहतर रखिएगा। ये एक्सपेक्ट मत करिएगा कि एग्ज़ाम आगे बढ़ेगा या इस तरीके की चीज़ें। तो जिन सेक्टर्स में कमियां हैं उनको सॉर्ट आउट करिए और जो भी सब्जेक्ट्स आपके वीक हैं उन पे थोड़ा सा वर्कआउट करने की कोशिश करिएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो इस बार कोविड को देखते हुए, कोविड के ड्यूरेशन को देखते हुए एज रिलैक्सेशन 3 इयर्स का दिया गया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट इस वजह से और अपीयर हो जाएंगे। तो कंपटीशन थोड़ा सा बेहतर होने वाला है, उसके लिए आप रेडी रहिएगा। और इसके अलावा पैटर्न भी आपका चेंज है एसएससी जीडी की अगर हम बात करें तो इस बार जो आपका 25 मार्क्स के क्वेश्चंस आते थे हर एक ईच एंड एवरी सब्जेक्ट के, वो अब 20 मार्क्स के हो गए हैं। और हर क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का है। पहले 1 मार्क्स का होता था, अब 2 मार्क्स का है। 160 मार्क्स का टोटल पेपर होने वाला है। हिंदी और इंग्लिश में अगर बात करें तो ऑप्शनल होने वाला है, या तो हिंदी या तो इंग्लिश, दोनों में से एक ही सब्जेक्ट आपको चूज़ करना है। इसके अलावा अगर हम बात करें मैथ्स आपके 20 मार्क्स की, रीजनिंग आपके 20 मार्क्स की, जीएस या जीके भी आपकी 20 मार्क्स की होने वाली है। तो टोटल 80 मार्क्स का पेपर होगा और 80 मार्क्स के पेपर में हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। अब एक छोटी सी बात कि पेपर का पैटर्न क्या है वो तो आपको पता चल गया। पहले 25 क्वेश्चन थे, अब 20 क्वेश्चन है, क्लियर। और निगेटिव मार्किंग जो है वो बढ़ा दी गई है। तो इसलिए आप पहले से प्रैक्टिस करें कि कम से कम क्वेश्चंस आपके गलत हों, एक्यूरेसी आपकी बेहतर रहे। जितनी बेहतर एक्यूरेसी होगी उतना निगेटिव मार्किंग से आप बचेंगे और बचने की कोशिश भी आपको करनी चाहिए। इसके अलावा जो बंधु प्रिपेयर कर रहे हैं, देखिए एक बार पहले देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा कि जो वैकेंसी है ये आप देख पा रहे होंगे। एसएससी जीडी की वैकेंसी है, नोटिफिकेशन आ गया है, ठीक है। और टोटल 24,369 पोस्ट है। तो वैकेंसी भी ठीक ठाक है, हालांकि इससे ज़्यादा भी आ सकती थी, लेकिन ठीक है। और इतने में भी आपको तो एक ही सीट चाहिए ना, तो एक सीट आप अपनी इसमें रिजर्व कर सकते हैं। इसमें वैकेंसी बढ़ने की भी अभी चांसेस हो सकते हैं, मे बी, क्लियर। और बात करें तो ये आपके पोस्ट वाइज वैकेंसीज हैं, क्लियर, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें अब बेसिकली इसके तैयारी को लेकर के, तो तैयारी कैसे करनी है, तो जो भी आपकी प्रीवियस तैयारी है उसको ही रिज्यूम करना है। जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं उनको थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा, एफर्ट्स ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। अब हिंदी और इंग्लिश की अगर बात करें बेसिकली, तो अगर आप इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी सीजीएल, अगर आपके मूड में ऐसा है कि आप एसएससी सीजीएल भी देने जा रहे हैं और एसएससी जीडी में भी अपेयर होने जा रहे हैं, तो आपके लिए एक बेनिफिट या बेनिफिशियल बात मैं आपके लिए रिकमेंड करूं तो वो ये है कि आप फिर इंग्लिश को ऑप्ट करें रादर देन हिंदी। यहीं पर अगर दोनों एग्ज़ाम्स में अगर हिंदी होती तो फिर मैं हिंदी के लिए रिकमेंड करता कि आप हिंदी को ऑप्ट कर लें। लेकिन चूँकि सब्जेक्ट कोई भी बुरा नहीं होता है, सब्जेक्ट हर एक लैंग्वेज तो फिर अपने आप में माइंड ब्लोइंग होती है। तो यहाँ पर बेसिकली हम डिस्कस करेंगे आज इंग्लिश का एक सेट, एक पेपर जो बैक ईयर में आया हुआ है 2021 में, क्लियर। उसके कुछ क्वेश्चंस होंगे, 25 क्वेश्चंस होंगे। और बाद में कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा अगर आप इस तरीके की आगे की सीरीज इंग्लिश में चाहते हैं, तो बैक टू बैक आपको मिल जाएंगे, क्लियर। और प्लान मेरा ये है, स्ट्रेटजी मेरी ये है कि जितने भी बैक ईयर पेपर्स हुए हैं एसएससी जीडी के, उनमें इंग्लिश के सेक्टर को अगर बेसिकली डील करना हो तो पूरा एक एक अगर समराइज करके रखा जाए तो कितना आपके लिए फ्रूटफुल हो सकता है वो, क्योंकि उससे पैटर्न तो पता ही चलता है और मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं। कई बार क्वेश्चन नहीं रिपीट हो जाते तो कई बार वो हूबहू लॉजिक, हूबहू कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिल जाता है। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली होगी, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके के इसके लिए अगर आप बहुत ज़्यादा डिज़ायर रखते हैं, आपको लगता है कि नहीं हाँ इस तरीके की सीरीज आपके लिए बेनिफिशियल होगी, तो कमेंट ज़रूर करिएगा, अपने यार दोस्तों साथियों तक ज़रूर पहुंचाइएगा, ठीक है। चलिए तो फिर फ़िलहाल स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश का एक सेट आज डिस्कस करने वाले हम लोग। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा, सॉल्व करने की कोशिश करिएगा साथ ही साथ।
और टेलीग्राम चैनल है बंधु, ठीक है, ये इंग्लिश विद पुष्पेंद्र सर के नाम से टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो इसको पूरे सेशन की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली है। तो ये क्वेश्चन है आपका पहला, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिमस ऑफ द गिवन वर्ड। ये जो वर्ड दिया है क्रिटिसाइज, इसका एंटोनिमस फाइंड आउट करना है। दूसरा, टीचर के साथ जब आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हो तो बहुत सारे एस्पेक्ट मिलते हैं क्वेश्चन को डील करने के, कि क्वेश्चन को किस तरीके से हमें टैकल करना है, हैंडल करना है। जैसे ये वर्ड है क्रिटिसाइज, और मान लिया होपफुली आप में से बहुत सारे लोगों को मीनिंग इसका नहीं पता है, क्लियर, फिर भी आप आंसर तक पहुंच सकते हैं, करीब करीब आंसर तक पहुंच सकते हैं, क्लियर। कैसे पहुंचेंगे ज़रा देखिएगा। मुझे नहीं पता क्रिटिसाइज का मीनिंग क्या है, तब मैं क्या करूं, एक स्टूडेंट के बिहाफ पर अगर हम देखें तो अप्रूव करने का मतलब होता है सहमति देना, ठीक है। अप्रूव करने का मतलब होता है सहमत होना, सहमत होना, क्लियर। और अपोज करने का मतलब होता है विरोध करना। क्या है, दोनों वर्ड एक दूसरे के अपोजिट हैं? जी हाँ, दोनों वर्ड एक दूसरे के अपोजिट हैं। और आप एक जानते हैं, एक छोटी सी निंजा टेक्निक आपको देने वाला हूँ जो बहुत ही माइंड ब्लोइंग है। एक साइनो एक एंटो विल डिसाइड योर आंसर, एक साइनो एक एंटो विल डिसाइड योर आंसर। अगर एक सिनोनिमस एक एंटोनिमस, आपके सिनोनिमस या एंटोनिमस कुछ भी पूछ रहा है, अगर ये दो है तो इसका मतलब आंसर मोस्ट प्रोबेबली इन्हीं में से होने वाला है। तो आंसर या तो आपका अप्रूव होगा या तो अपोज होगा। अप्रूव पॉजिटिव वर्ड है, और जो अपोज है वो कैसा है, नेगेटिव वर्ड है, क्लियर। क्रिटिसाइज कैसा है, नेगेटिव वर्ड है। तो ये क्या कह रहा है, आपको एंटोनिमस निकालना था, अपोजिट निकालना था। अपोजिट इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। क्रिटिसाइज का देखिए नेगेटिव वर्ड है, तो ये इसका सिनोनिमस बनेगा। एंटोनिमस कौन सा हो जाएगा, अप्रूव। क्रिटिसाइज करने का मतलब होता है आलोचना करना, इसका मीनिंग होता है आलोचना करना, क्लियर। लेवल की बात करें तो लेवल बिल्कुल मॉडरेट रहने वाला है। अगर आप बेसिक भी यहाँ से भी अगर आप कुछ नहीं करते हो, केवल मेरी क्लासेस अटेंड कर लेते हो शुरू से लेकर के आखिरी तक जो मैं अब कराने वाला हूँ, तो उसी से आपका इंग्लिश का उद्धार हो जाने वाला है। और जो बच्चे एयरफोर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अग्निवीर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको भी रिकमेंड करूँगा कि आप इंग्लिश के सेक्शन को ही ऑप्ट करें, क्लियर। क्योंकि आपके दो जगह हेल्प करेगा, एक तो एयरफोर्स में, दूसरा SSC-GD में, क्लियर। तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे, जो हिंदी के लिए आप अलग से एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएंगे। देखिए, एनालाइज करने का मतलब आप जानते हैं, क्लैरिफाई मतलब क्लैरिफाई करना, मतलब किसी चीज़ को क्लियर करना, साफ करना, स्पष्ट करना, ठीक है, स्पष्टीकरण देना। तो ये ध्यान दीजिएगा। बाकी क्रिटिसाइज के लिए वर्ड आप क्या यूज करते हो, एक वर्ड ये आता है सेंसर आता है, ठीक है। सेंसर करने का मतलब जैसे कंडेम करना, कंडेम करने का मतलब ही निंदा करना होता है, किसी की आलोचना करना होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, आपका अप्रूव। अप्रूव विल बी योर करेक्ट आंसर। होपफुली पहला क्वेश्चन क्लियर होगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट वर्ड। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। ये एक ईडियम लिखा गया है। साइनो एंटो के कम से कम एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ईडियम का जो क्वेश्चन होता है वो कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन या मिनिमम 1 क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, कम टू ब्लोज। कम टू ब्लोज का मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है गेट इनटू अ फाइट फिजिकली, इंसल्ट समवन, एग्री ऑन अ प्लान, या फिर रिटर्न अ फेवर, क्लियर। इसका मीनिंग होता है कम टू ब्लोज का गेट इनटू अ फाइट फिजिकली, किसी से फिजिकली झगड़ा करना, दैट इज कॉल्ड कम टू ब्लोज। कम टू ब्लोज, है ना। आइए नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन, और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के कम से कम आपको 3 क्वेश्चन इस सेट में देखने को मिलने वाले हैं। तो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट पर फोकस करना है आपको। और ये एक अच्छे आइडियल स्टूडेंट की यही एक अच्छी स्ट्रेटजी होती है कि वो प्लानिंग के तहत चीज़ों को करता है कि किस सेगमेंट में कितना टाइम देना है, किस सेगमेंट से कितने ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ पर कह रहा है माई टीचर सैड मी दैट आई वुड बी फेमस वन डे। मेरे टीचर ने मुझसे कहा कि मैं एक दिन प्रसिद्ध हो जाऊँगा, फेमस हो जाऊँगा, ये कहना चाह रहा है। बंधु एक बात समझिएगा, सैड एक इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। सैड कैसी वर्ब होती है, ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। इंट्रांजिटिव वर्ब यू नो कि जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है, कर्म नहीं होता है, उसको इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जबकि यहीं पर अगर आप सैड टू लिख देते हो या फिर टोल्ड लिख देते हो तो ये ट्रांजिटिव वर्ब बन जाती है। ट्रांजिटिव मीन्स इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट देखने को मिलने वाला है, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। सैड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है, जबकि सैड टू के बाद या टोल्ड के बाद आपको ऑब्जेक्ट मिलना कंपलसरी होता है, क्योंकि ये एक ट्रांजिटिव वर्ब बन जाती है।
तो यहाँ पर देखिएगा अगर आप ही लिख माई टीचर लिख रहे हैं तो यहाँ पर सेज होना चाहिए था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हट गया। कभी भी सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हो और सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो मेन वर्ब में एस या यस का यूज करते हैं बंधु। टोल्ड बिल्कुल हो सकता है, आस्क्ड मी, लेकिन अंदर वाला सेंटेंस जो है वो अफर्मेटिव है तो आस्क्ड वाले से काम चलेगा नहीं। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, बी। क्लियर। टोल्ड के बाद ऑब्जेक्ट भी दे रहा है, इसलिए दैट्स वाई आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो सेकंड होगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन, अगले में चलते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, फिल इन द ब्लैंक। आपको सही यहाँ पर ऑप्शन चॉइस करना है, कौन सा करेक्ट आंसर इसमें से होने वाला है वो आपको पता करना है। कह रहा द मैन फेल्ट एग्जॉस्टेड आफ्टर क्लाइंबिंग ऑफ स्टेयर्स, है ना। व्यक्ति बहुत ज़्यादा थका हुआ फील किया, व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा थका हुआ फील किया आफ्टर क्लाइंबिंग, चढ़ने के बाद। और क्या चढ़ने के बाद, स्टेयर्स को। और स्टेयर्स के ग्रुप को क्या कहते हैं वो आपसे पूछने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। हीप क्या होता है, हीप देखिए ये अगर आप देखेंगे तो ये पॉइंट बनेगा आपका कलेक्टिव नाउन से। इसके बारे में आपको नाउन के बारे में डिस्कशन होना चाहिए, नाउन के बारे में आपको आपके पास जानकारी होनी चाहिए, तभी इस सेंटेंस को कर पाएंगे आप। फ्लाइट, फ्लीट, पैक और हीप, ये कुछ वर्ड्स हैं। अगर इनके बारे में बात करें तो फ्लाइट के बारे में अगर देखिए, फ्लीट जो होता है ये किन का ग्रुप होता है, ये शिप्स का ग्रुप होता है। जो जहाज का समूह होता है उसको फ्लीट बोलते हैं, है ना। पैक क्या होता है, ये डॉग्स के लिए आता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप बात करें तो प्लेइंग कार्ड्स के लिए आता है, आप प्लेइंग कार्ड्स लिख सकते हैं इसमें। जो ताश के पत्ते होते हैं उनका ग्रुप जो होता है उसको पैक बोलते हैं। हीप का मतलब होता है जो भी टूटी फूटी चीज़ें हैं, रुइंस हैं, उनके ढेर को हम लोग हीप बोलते हैं। क्लियर। और फ्लाइट एक ही ऑप्शन आपका बचा, दैट विल बी योर आंसर। ये किसके ग्रुप का हो जाएगा, स्टेयर्स के ग्रुप का। ग्रुप को क्या बोलते हैं, फ्लाइट बोलते हैं, FLIGST। तो होपफुली जो फोर्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट विल बी योर करेक्ट आंसर। आइए नाउ मूव टू नेक्स्ट वन, अगले में चलते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। OWS के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम में। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसको एक शब्द में आप बोलते हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोलते हो, है ना। तो इसके क्वेश्चन 1 से 2 आपको देखने को मिल सकते हैं। और वोकैब का पोर्शन ज़्यादा आता है, पहले इस बात को नोट कर लीजिएगा। जो भी SSC GD के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं वो लोग ये बात श्योर कर लें कि वोकैब का पोर्शन ज़्यादा आता है। 2 ईडियम, 2 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 1 से 2 ईडियम, 3 से 4, 5 आपके साइनो और एंटो के क्वेश्चन आते हैं। क्लियर। आइए देखिए तो क्या कह रहा है, वॉल्यूम कंटेनिंग सेवरल बुक्स प्रीवियसली पब्लिश्ड सेपरेटली, है ना। तो कलेक्शन है एक साथ बुक्स का कलेक्शन, जैसे किसी राइटर के अलग अलग बुक्स को एक साथ पब्लिश किया गया होगा तो उसे क्या बोलते हैं, वो ये वर्ड वो जानना चाह रहा है। दैट इज कॉल्ड ओमनीबस। और ओमनी का मतलब होता है ऑल, ओमनी का मतलब होता है ऑल। क्लियर। ओमनी मीनिंग होता है क्या, ओमनी का मतलब ही होता है ऑल, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसिएंट, ओमनीपोटेंट, इस तरीके के वर्ड आप पढ़ते हो जो कि ओमनी से बनते हैं, है ना। चलिए तो यहाँ पर अगर देखोगे थ्रीजर्स शब्दकोश होता है, नॉवेल आप जानते हो, नया होता है, डिक्शनरी आप जानते हो। क्लियर। नॉवेल का मतलब उपन्यास भी होता है। तो ओमनी बस का मतलब हो गया एक ऐसा वॉल्यूम जिसमें सभी आथर के सभी बुक्स का एक साथ कलेक्शन है, उसको क्या बोलते हैं, ओमनी बस बोलते हैं। ओमनी बस ये भी कह सकते हो कि एक ऐसा व्हीकल जो हर तरीके के काम में यूज किया जा सकता है, ठीक है, उसको ओमनी बस बोलते हैं। तो ओमनी बस के दोनों मीनिंग है, दोनों को ध्यान रखिएगा। आइए बढ़ते हैं बंधु अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। दैट विल बी क्वेश्चन नंबर 6। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। इस ईडियम का मीनिंग, दूसरा ईडियम देखने को मिल रहा है। मैंने कहा था ना 2 ईडियम, 2 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और 3 से 4, 5 आपके साइनो एंटो मिलते हैं। तो 10 से 12 नंबर का तो डायरेक्ट सेक्शन आपका वोकैब का मिलता है, इसलिए वोकैब पर स्पेशल फोकस होना चाहिए आपका। कह रहा है कूल एज या कुकुम्बर, ठीक है। कुकुम्बर की तरीके कैसा होना, कूल होना, ठंडा होना। इसका मतलब है एक ऐसा पर्सन जो बहुत ही कूल माइंडेड है, जो बिल्कुल शांत रहने वाला है, जो आसानी से अपने टेम्पर को नहीं खोता है, उस तरीके के पर्सन को क्या बोलते हैं, कूल एज आ कुकुम्बर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, स्केयर्ड जानते हो, भयभीत, वाइज बुद्धिमान, लेजी, आलसी, काम का मतलब होता है शांत। जैसे महेंद्र सिंह धोनी एज कूल एज आ कुकुम्बर कैप्टन, कैसे कैप्टन से बड़े कूल माइंडेड कैप्टन कहे जाते हैं, है ना। तो याद रहेगा आसानी से, कूल एज आ कुकुम्बर मतलब बहुत ही शांत, जो आसानी से अपने टेम्पर ना खोए।
सेलेक्ट द इनकरेक्टली वर्ड, इनमें से कौन सा गलत है, ध्यान दीजिएगा। कई बार करेक्टली लिखता है, कई बार इनकरेक्टली लिखता है। करेक्टली लिख रहा है तो सही फाइंड आउट करना है, इनकरेक्टली लिख रहा है तो गलत फाइंड आउट करना है। इरोजन लिखा है, इरेटिक लिखा है, इरोड लिखा है, इरेजर सही लिखा है, इरोड सही लिखा है, और इरोजन सही लिखा है, इरेटिक गलत है, इसमें डबल आर होना चाहिए था, ERRATIC, इरेटिक है ना, तो इसमें डबल आर होगा ना कि सिंगल आर होगा। होपफुली ये भी क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो पार्ट नंबर आपका कौन सा इनकरेक्ट है, दैट विल बी सेकंड। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन, अगले में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है सेलेक्ट दैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट। ये सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए। जहाँ पर दिया गया है उसको आपको इम्प्रूव करना है। क्या कह रहा है, वूल एंड सिल्क आर मटेरियल्स दोज आर द इजीएस्ट टू डाई। अब देखिए एक बात समझिएगा, पहले तो यहाँ पर आपने दोज लगाया है। किसी नाउन को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको प्रोनाउन की ज़रूरत पड़ती है, और ख़ास तौर से जो कंजक्शन के रूप में यूज हो वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं, वो होता है आपका कौन सा, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन की खासियत होती है, ये प्रोनाउन तो होता ही है, ये क्या होता है, प्रोनाउन तो होता ही है, साथ ही साथ ये क्या होता है, कंजक्शन का भी कार्य करता है। तो ये दो फंक्शन करता है, और यहाँ पर आपको दोनों की ज़रूरत है। देखिए वूल एंड सिल्क के लिए यहाँ पर प्रोनाउन चाहिए, दूसरा जो कनेक्ट कर सके, क्योंकि आगे ये क्लॉज है और पीछे ये क्लॉज है, दोनों को कनेक्ट कर सके। तो ऐसा कौन होगा, रिलेटिव प्रोनाउन काम करेगा। तो यहाँ पर दैट इज इजी या दैट आर द इजीएस्ट, दैट आर द इजियर, तो दैट आर द इजीएस्ट, क्लियर, जो सबसे आसान है टू डाई करने के लिए, क्लियर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा दैट आर द इजीएस्ट। होपफुली समझ में आ गया होगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है सिनोनिमस निकालना है। सिनोनिमस मतलब सेम निकालना है आपको। रिकमेंड करने का मतलब क्या होता है, आप होंडा की बाइक चलाते हैं और होंडा की बाइक आपको बहुत पसंद है, ठीक है, तो आप उसको क्या करेंगे, रिकमेंड करेंगे, ठीक है। आप हमसे इंग्लिश पढ़ रहे हैं और आपको इंग्लिश अच्छी लग रही है, तो आप क्या करेंगे, आप उस सर को रिकमेंड करेंगे, है ना। तो रिकमेंड मतलब होता है सिफारिश करना किसी की, है ना, रिकमेंड। अब देखो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं फिर भी नहीं पता है तो डायरेक्ट आंसर कैसे निकालते हैं वो कैब में, वो बात ध्यान दीजिएगा। देखो अपोज करने का मतलब विरोध करना होता है, अप्रूव करने का मतलब सहमत देना। अब पीछे भी यही सेम वर्ड थे, यहाँ पर सेम वर्ड है, थोड़ा सा अवेयरनेस होनी चाहिए आपके अंदर। अपोज मतलब विरोध करना होता है, अप्रूव मतलब सहमति, है ना। तो दोनों वर्ड एक दूसरे के अपोजिट हैं अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनमें से सिनोनिमस निकालना है, तो यहाँ पर क्या होगा, अप्रूव। आप क्या कर रहे हो, किसी चीज़ की सहमत। पहले तो दो ऑप्शन आपने डायरेक्ट हटा दिए, बी और सी, है ना। तो ये ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड है, इस पर आपको काम करना चाहिए, बेहतर तरीके से काम करना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। अधीर, अधीर का मतलब होता है पालन करना। अधीर के साथ प्रीपोजिशन टू लगता है, याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे अबाइड के साथ बाई लगता है, अबाइड बाई, मानना, ओबे करना, ये अबाइड के साथ बाई, है ना। कंप्लाई के साथ विथ, जैसे एक वर्ड ये आता है कंप्लाई, कंप्लाई के साथ क्या आता है, विथ आता है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं, और ग्रामर इसी तरीके से तैयार होती है जब आप पॉइंट टू पॉइंट नोट डाउन करते जाते हैं, चीज़ों को आगे करते चले जाते हैं। रिवार्ड मतलब आपको पता है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्लियर हो गया। बढ़ते हैं अगले वाले पे। कह रहा है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका FIP का, फिल इन द ब्लैंक का 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है। क्या कह रहा है, द इजिप्शियन डेवलप्ड वेज टू प्रिवेंट द डेड बॉडी फ्रॉम। इजिप्शियन लोग जो थे, इजिप्ट आपने सुना होगा, मिस्र के जो लोग थे, डेवलप्ड वेज, उन्होंने तरीके निकाल रखे थे, प्रिवेंट द डेड बॉडी को रोकने के लिए। किस चीज़ से रोकने के लिए, ड्रॉपिंग, डिकेइंग, डाइंग या डिस्ट्रॉइंग, है ना। तो देखो यहाँ पर अगर बात करें तो अगर आपने मम्मी वगैरह सुना होगा, तो मिस्र के पिरामिड बनाए गए, उनमें मम्मी रखे गए। मम्मी मतलब होता है डेड बॉडी में डिफरेंट टाइप आप केमिकल लगा करके रखते थे ताकि वो डेड बॉडी लंबे समय तक प्रिजर्व रह सके, है ना। तो उसको डिके होने से बचाते थे। डिके मतलब होता है सड़ना, सड़ने से बचाने के लिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका कौन सा, पार्ट नंबर बी। ड्रॉप आप जानते हो, डिके जानते हो, डाइंग जानते हो, डिस्ट्रॉइंग जानते हो। डिस्ट्रॉय करने का मतलब होता है नष्ट करना। तो होपफुली आप ज़्यादातर कंफ्यूज होंगे, डिस्ट्रॉइंग और डिकेइंग में ज़्यादा फंसेंगे जा करके। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड, सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। अच्छा, फिर से इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है। मैंने कहा 3 से 4 क्वेश्चन सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के ही मिलेंगे आपको। कह रहा है यूजिंग अ वर्ड प्रोसीजर प्रोसेसर
यूजिंग अ वर्ड प्रोसेसर फॉर राइटिंग हैव अ नंबर ऑफ एडवांटेजेस, है ना। अब एक बात बताइए, कह रहा है जो वर्ड प्रोसेसर अगर आप यूज करते हैं तो वो क्या करेगा, फॉर राइटिंग, राइटिंग हैव नहीं होगा, प्रोसेसर के लिए आप लगा रहे हो, प्रोसेसर कैसा है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर होना चाहिए हैज़ अ नंबर ऑफ। तो यहाँ पर देखिएगा अगर ऑप्शन में देखेंगे आप तो इसमें वर्ब लगा नहीं रहा है, इसमें हैज़ लगा रहा है, इसमें हैव लगा रहा है, नो इम्प्रूवमेंट में भी हैव लगा रहा है, इसलिए करेक्ट आंसर विल बी थर्ड। क्लियर। आइए नेक्स्ट, एक सिंगल सा पॉइंट और आपका आंसर क्लियर है। कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिमस ऑफ द वर्ड सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ते हो आप, अनेक शब्दों की जगह एक शब्द लिखना, अगर एक्सचेंज कर देते हो, उसको बदल देते हो, है ना। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर भी आपसे क्या पूछ रहा है, साइनो पूछ रहा है, सिनोनिमस पूछ रहा है, इसका क्या पूछ रहा है, सिनोनिमस। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है उसकी जगह क्या आप लिख रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हो उस वर्ड को, है ना। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, एक्सचेंज। एक्सचेंज, वैसे भी एक्सचेंज और होल्ड आपस में अपोजिट है, एक साइनो एक एंटो विल डिसाइड योर आंसर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, क्या कह रहा है, द फॉलोइंग सेंटेंस है स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट। 4 भागों में डिवाइड किया गया सेंटेंस को, किस पार्ट में प्रॉब्लम है ये आपको आइडेंटिफाई करना है। आई सा सम चिल्ड्रन प्लेइंग हैप्पीली बिलो द शेड ऑफ अ ट्री। बहुत 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 वेरी, और जब भी कॉमन एरर के सेंटेंस सॉल्व करिए वहाँ पर, स्पॉटिंग एरर वाले सेंटेंस जब भी सॉल्व करिए वहाँ पर एक एक पार्ट पर आपकी पैनी निगाह होनी चाहिए, ठीक है, नहीं अदरवाइज आप स्पॉटिंग एरर में जगह जगह डिफीट खाते हैं। देखिए आई सा सम चिल्ड्रन, मैंने कुछ बच्चों को देखा, प्लेइंग हैप्पीली कैसे, ठीक है, खेलते हुए, कैसे, खुशी से खेलते हुए, है ना। तो आई सा सही है, सम चिल्ड्रन सही है, प्लेइंग हैप्पीली भी सही है, ठीक है। देखिए वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए आप क्या करते हैं, एक एडवर्ब लिखते हैं। तो हैप्पी और हैप्पीली में अंतर होता है, हैप्पी एक एडजेक्टिव होता है, जबकि हैप्पीली की अगर आप बात करोगे तो ये क्या होता है, ये बंधु एडवर्ब होता है। हैप्पीली इज अ एडवर्ब, है ना। तो प्लेइंग हाउ, प्लेइंग हैप्पीली ब्लो द शेड ऑफ अ ट्री, ये बात गलत हो गई, यहाँ पर होना चाहिए था अंडर द शेड ऑफ अ ट्री, यहाँ पर अंडर आना चाहिए था। रीज़न इज दैट कि ये कोई पेड़ है, मान लिया सपोज दैट देयर इज अ ट्री, है ना। पेड़ के ये नीचे वाला भाग जो है, पेड़ के नीचे तो आप कह सकते हो, पेड़ की छाया के नीचे कैसे बता पाओगे आप, है ना। वो सॉरी यहाँ अंडर भी नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा इन द शेड ऑफ अ ट्री, यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा इन, अंडर भी नहीं आएगा। रीजन इज दैट कि आप क्या कर रहे हो, देखो पेड़ के नीचे तो समझ आ रही बात कि पेड़ के नीचे खेल रहे हैं बच्चे, है ना, बड़े खुशी खुशी पेड़ के नीचे खेल रहे हैं, ये बात तो समझ में आ रही है। लेकिन पेड़ की छाया के नीचे, ये बात गलत हो गई, है ना। पेड़ की छाया के नीचे वाला पार्ट कैसे जस्टिफाई करोगे, क्वेश्चन इज दैट। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक बात समझिएगा कि पेड़ की जो छाया है उसमें खेल रहे हैं, तो किसी की पेरी फेरी के अंदर कहीं भी, तो फिर उसके लिए क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। ये टेक्निकल क्वेश्चन था, ये बढ़िया क्वेश्चन था, और अक्सर अपने कॉन्सेप्ट में जब प्रपोजिशन में पढ़ाता हूँ तो ये क्वेश्चन जरूर शामिल करता हूँ। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा बिलो द ट्री नहीं होगा, इन द शैडो ऑफ अ ट्री, ये बनेगा। दैट कैन बी यूज्ड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के दूसरा क्वेश्चन आपको देखने मिल रहा है, अ पीस ऑफ लैंड वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन। एक ऐसी जगह है जहाँ पर फ्रूट ट्रीज ग्रो किए जाते हैं, फलों वाले पौधे उगाए जाते हैं। ऑर्चर्ड बोलते हैं, बार्नयार्ड बोलते हैं, मीडो बोलते हैं, पास्चर बोलते हैं। मीडो मतलब चारागाह होता है, और इसके लिए करेक्ट आंसर होगा आपका कौन सा, ऑर्चर्ड। ऑर्चर्ड होता है फलों का बगीचा, फलों के बागान को, फलों के बगीचे को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्चर्ड बोलते हैं। क्लियर। आइए बढ़ते हैं अगले वाले पे, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं बंधु। कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिमस निकालना है, अपोजिट निकालना है। प्रूडेंट, प्रूडेंट का मतलब क्या होता है, प्रूडेंट की अगर हम बात करें तो प्रूडेंट का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो बहुत ही बुद्धिमान है, उसको क्या बोलते हो, उसको बोलते हो प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब होता है विवेकी, बहुत ही विवेकी, बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन जो है उसके लिए प्रूडेंट यूज करते हो। क्लेवर है, वेस्टफुल है, श्रीव्ड है, या फिर कॉशन है। अब देखिए अगर आपको नहीं पता है तो एक बात यहाँ पर समझिएगा कि आप प्रूडेंट के लिए सही आंसर कौन सा लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक स्टेप, वेस्टफुल का मतलब बेकार होता है, जानते हो। श्रीव्ड मतलब चालाक होता है, तो ये दोनों मीनिंग तो सेम हो गए। कॉशन का मतलब सावधान होता है, सतर्क होता है। सही आंसर आपका, सॉरी एंटोनिमस निकालना है, एंटोनिमस निकालना है। एंटोनिमस क्या हो जाएगा ये देखना है, क्योंकि ये तो सिनोनिमस बनेगा जा करके, है ना।
तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्रूडेंट के लिए कॉशियस तो आपका सिनोनिमस बन जाएगा। क्लेवर में भी आप कह सकते हो। वेस्टफुल का मतलब बेकार होता है। श्रूड का मतलब सातिर होता है ना। तो ये कह सकते हो, हालांकि ये पॉजिटिव वर्ड है, ये नेगेटिव वर्ड। यहाँ श्रूड आप यूज कर सकते हैं इसकी जगह, बाकी कोई उतना अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है। आइए अगले वाले पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है सी इज एन 6 मंथ, सी इज ऑन 6 मंथ लीव, है ना। वह 6 महीने की छुट्टी पर है। कैसे छुट्टी में, कह रहा है मटेरियल, मैटरनिटी, पैटर्नल, पैटर्निटी। अब ये देखिए पैट्री वर्ड, मैट्री वर्ड ये मदर और फादर के लिए आता है। लैटिन वर्ड अगर आपने पढ़े होंगे तो बड़े आसानी से बता पाएंगे। पैट्री फादर के लिए आता है और मैट्री किसके लिए आता है, मदर के लिए आता है। मैट्री किसके लिए आता है, ये मदर के लिए आता है ना। तो कह रहा है वह जो है वो 6 महीने की छुट्टी पर है। किस वजह से छुट्टी पर है, मैटरनिटी की वजह से, मातृत्व की वजह से, क्योंकि वो माँ बनने वाली है। क्लियर। तो होपफुली ये मीनिंग आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए आइए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 17 की तरफ बढ़ते हैं। 17 क्या कह रहा है, इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ये कॉमन एरर का सेंटेंस है। कह रहा है प्रे टू द अलमाइटी गॉड विथ अटमोस्ट डिवोशन एंड हेल्प द नीडी एंड पुअर पीपल, है ना। कह रहा है भाई भगवान से प्रार्थना करो। कैसे प्रार्थना करो, अटमोस्ट मतलब भरसक, जितना कर सकते हो, जितने डिवोशन के साथ कर सकते हो करो, और उसके बाद जो ज़रूरतमंद हैं और जो गरीब लोग हैं उनकी मदद करो, ये कहना चाह रहे हैं। अब देखिए प्रे के साथ आप टू का यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा। प्रे टू गॉड, प्रे टू गॉड, तो प्रे के साथ तो आप क्या सही प्रपोजिशन लगाते हैं, टू। तो प्रे टू गॉड सही है, ये बात तो सही है। और कैसे कैसे करना है, और कैसे करना है, विथ अटमोस्ट डिवोशन, पूरे डिवोशन के साथ, एंड हेल्प मदद करनी है, नीडी जरूरतमंद की। पुअर नहीं होगा यहाँ पर, पुअर आएगा, द पुअर आएगा, द पुअर, गरीब लोगों की मदद करनी है। देखिए किसी एडजेक्टिव में डी ए ई डी नहीं लगाते। पुअर जो है वो एडजेक्टिव है, डी ए ई डी हमेशा किस में लगाते हो, वर्ब पे लगाते हो। तो ये बात ध्यान दीजिएगा, अगर कोई वर्ब होगी तो उसमें हम डी ए ई डी लगा सकते हैं, लेकिन 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 बंधु अगर कोई एडजेक्टिव है तो उसमें हम डी ए ई डी नहीं लगा सकते हैं। ये दोनों बातें ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, पुअर्ड पीपल गलत हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आते हैं। कह रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का तीसरा क्वेश्चन आज मिल रहा है। क्या कह रहा है, दैट विच इज लॉफुल, इसलिए मैंने कहा था वोकैब का पोर्शन ज़्यादा आता है, उसके लिए आपको अलर्ट रहना है। दैट विच इज लॉफुल, जो कानूनी तौर पर सही है, उसको क्या बोलते हो, इलीगल बोलते हो, प्रॉपर बोलते हो, लीगल बोलते हो, वैलिड बोलते हो। इलीगल मतलब गैर कानूनी और लीगल मतलब होता है कानूनी, वैलिड मतलब वैध, प्रॉपर मतलब उचित। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा लीगल। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आते हैं। 19 में क्या कह रहा है, इनकरेक्टली स्पेल्ड निकालना है, गलत निकालना है। क्वारंटाइन, प्रोसीजर, कमिटमेंट, बुके, बुके मतलब गुलदस्ता, सही लिखा है। कमिटमेंट बिल्कुल सही है, कमिट लिख लीजिए। तो कमिट आप ऐसे लिखेंगे COMMIT, और मेंट लिखना है तो MENT लिखेंगे, तो ये बिल्कुल सही है। क्वारंटाइन भी सही लिखा है, प्रोसीजर गलत लिखा है, डबल C इसमें यूज कर रहा है जो कि रॉन्ग है। तो होपफुली ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। आइए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ आते हैं। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन स्प्लिट, ये कॉमन एरर का क्वेश्चन है, स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन है। द मैन टर्न टू हिम, आदमी उसकी ओर मुड़ा, विथ अ लुक ऑफ डिसअप्रूव, गलत है। यहाँ पर डिसअप्रूवमेंट लिखो या फिर डिसअप्रूवल लिख सकते हो मे बी, लेकिन वो भी नहीं सही होगा। यहाँ पर ये जो इतना लिखा है ऑफ डिसअप्रूव, ये गलत है, क्योंकि ऑफ होता है प्रपोजिशन, और प्रपोजिशन के बाद आपको क्या चाहिए, तो होता है नाउन। ऑफ डिसअप्रूवमेंट लिखें या फिर और कुछ यूज कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली प्रॉब्लम इसी पार्ट में है। आइए अगले वाले पे। अब ये आता है आपका क्लोज टेस्ट वाला पोर्शन, और क्लोज टेस्ट 5 नंबर के 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। इनको ज़रा ध्यान से देखते हुए, ठीक है, समझदारी के साथ आप करिएगा, आसानी से। देखो पढ़ते हैं जरा क्या कहना चाह रहा है। अ जायंट प्लेन कैरिंग 43 पैसेंजर्स, ठीक है, एक जो भारी भरकम प्लेन था उसमें 43 पैसेंजर थे, वॉज टू क्रैश लैंड, है ना। अब ये क्या कह रहा है, बम्ड कह रहा है, पस्ड कह रहा है, पोक्ड कह रहा है, और फोर्स्ड कह रहा है। इनमें से कौन सा सही होगा। कह रहा है एक जायंट प्लेन जो था उसमें 43 पैसेंजर्स थे, वॉज टू क्रैश लैंड, है ना। तो ये क्या हो गया,
ये फोर्स टू क्रैश लैंड, ठीक है, यहाँ पर वाज फोर्स टू क्रैश लैंड ये बनेगा जा करके। व्हेन इट लैंडिंग गियर गॉट, जब ये लैंड कर रहा था तो उस समय क्या हो गया, इसके जो गियर हैं, जो गियर हैं वो क्या हो गए, स्टक हो गए, कॉट हो गए, फिक्स्ड हो गए, या फिर ग्लूड हो गए, ठीक है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया स्टक। स्टक मतलब होता है फंसना, फंस जाना, तो उस समय इसके गियर जो हैं वो स्टक हो गए, ये कहना चाह रहे हैं। आइए अगले वाले पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है सॉरी, ओनली द स्किल ऑफ द पायलट वॉज एबल टू अ मेजर ट्रेजेडी, केवल जो पायलट की स्किल है वो ही हमें क्या कर सकती है, इस मेजर ट्रेजेडी से प्रिवेंट कर सकती है, रेस्ट्रिक्ट कर सकती है, फॉरवर्ड लिमिट, तो प्रिवेंट कर सकती है, बचा सकती है, रोक सकती है इस मेजर ट्रेजेडी को, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, कह रहा है इसके बाद एक्सपर्ट मैकेनिक्स लेबर्ड आर्स, एक्सपर्ट जो मैकेनिक्स थे उन्होंने काम किया, कैसे काम किया, फॉर आवर्स, एट आवर्स, फ्रॉम आवर्स, ओवर आवर्स, तो यह हो जाएगा फॉर आवर्स। फॉर आवर्स का मतलब होता है घंटों काम किया, जो एक्सपर्ट मैकेनिक्स थे उन्होंने इस पर घंटों काम किया। बिफोर दे कुड फाइंड द, और आगे क्या लिख रहा है, ऑफ द मैकेनिकल फेलियर, प्लान, मोटिव, एजेंसी, कॉज, ठीक है। तो बिफोर दे कुड फाइंड द कॉज ऑफ द मैकेनिकल फेलियर, मैकेनिकल फेलियर का क्या कारण था, इसका कारण जानने से पहले उन्होंने बहुत घंटों काम किया, ये कहना चाह रहा है। तो ये तो टोटल थे आपके 25 क्वेश्चन, एक सेट होता है यहाँ पर कंप्लीट बंधु, ठीक है, और पहले 25 क्वेश्चन का ही पूरा सेट आता था, तो इसलिए 25 क्वेश्चन मैंने कराए हैं, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाले हैं, क्लियर। और इसी तरीके के और भी सेशन चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन पर कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। चैनल, टेलीग्राम चैनल है इंग्लिश विद पुष्पेंसर, PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगी, आप ज़रूर जा कर के वहाँ पर PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो बंधु लेते हैं इजाज़त, और सेशन को ज़रूर अपने सभी यार दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा इफ़ यू लाइक दिस सेशन, क्लियर। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, थैंक यू क्लास।